बरसती बर्फ के टुकड़े जमीन पर अपना हक जमा रहे थे। जैसे सर्दी ने शोभेपुर को सीप में समा लिया था। अगर हर घर आंगन में आग जल रही, मगर गरीब दर्जी दामोदर के हाथ अभी सिलाई मशीन पर ही दौड़ रहे थे। आखिरकार उस बूढ़े गरीब दर्जी बाप के कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बड़ा बोझ जो था। बाबूजी, बहुत देर हो गई है, चलिए चलकर खाना खा लीजिए। तू अपने बाबूजी की चिंता मत कर बबीता, बिटिया खाना खा ले और अपने बहनों को भी खिला दे। मुझे ये कुर्ता कल सवेरे काशी सिंह को देना है। तू जानती है वे स्वभाव से गरम पंथी है। ऐसा बोलकर दामोदर फिर से सिलाई मशीन पर हाथ फेरने लगता है कि दामोदर की सबसे छोटी बेटी छवि बोलती है, बस बाबूजी, अब अपने सिलाई मशीन की खिटपिट बंद कीजिए और चलकर खाना खाइए, वरना हम 5 बहनें आपके बगैर एक भी कौर नहीं खाएंगी। हाँ, तू नहीं सुधरेगी ना, जब देखो दबंगई दिखाती रहती है अपने दर्जी बाप को। अपने पिता को खाना परोसकर 5 बहनें बैठ जाती हैं, तभी दामोदर बोलता है, अरे क्या बात है, तुम 5 बहनों ने अपनी थाली नहीं लगाई? पिताजी, वो क्या है ना, हम 5 ने तो दोपहर में ही इतना ज्यादा खा लिया था कि पेट में एक दाने की जगह नहीं। बबीता बड़ी ही सफाई से अपने पिता के प्रश्न का प्रत्युत्तर देती है, मगर उस गरीब बाप की आंखों से घर की बदहाली कहाँ छुपी थी, जिसे सोचकर दामोदर रोते हुए बोलता है, मेरी बेटियों, तुम्हें अपने पिता के आगे झूठी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा गरीब पिता तुम्हें 2 वक्त का खाना भी भरपूर से नहीं खिला पाता, उसके घर में दोपहर का भोजन कहाँ से मुहैया होगा? तुम लोग भी मन ही मन कुड़ती होगी। कैसे गरीब बाप की बिटिया हो तुम, जो तुम्हें खुला खर्चा भी नहीं देता। अपने पिता की ये बात सुनकर 5 बहनों का मन पसीज पड़ता है और अलका अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोलती है, ऐसा न कहिए बाबूजी, आपने हम 5 बहनों की परवरिश के लिए अपना जीवन झोंक दिया। पाई पाई कमाने के लिए आप दिन रात इस सिलाई मशीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं। ये क्या कम है कि आपने माँ के जाने के बाद हमें कभी भूखे न सोने दिया? हम 5 बहनों के लिए आप हमारी जमीन आसमान है। इसके बाद 5 बेटियां अपने गरीब दर्जी पिता के साथ खाना खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। तभी एक दिन धर्मेश उसके पास आता है। अरे दामोदर, जल्दी से मेरा नाप ले ले और इन कपड़ों से मेरे लिए सुंदर सा कुर्ता सिल देना। अरे क्या बात है भाई, ये महंगे मलमल का कुर्ता पहनकर किसी रिश्तेदारी में जाना है क्या? अरे नाते रिश्तेदारी में नहीं जाना, ये कुर्ता कल मैं अपनी बिटिया की शादी में पहनने के लिए सिलवा रहा हूँ। तो बता, कब कर रहा है अपनी 5 बेटियों के हाथ पीले? अरे छवि तो अभी किशोरी ही है, उसकी डोली उठने में तो देरी है। अरे मगर 4 बेटियां तो ब्याह के लायक हो गई हैं। बेटियों को समय रहते ही ब्याह देने में भलाई है, वरना जात बिरादरी तरह तरह की बातें बनाता है। जानता हूँ मेरे यार, मगर दिन रात मुझ दर्जी के आग गड़ाकर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी विशेष कमाई हाथ नहीं आती। ऊपर से मरजानी ठंड की मार तो हर साल सौतन बनकर चली आती है। हाथ अकड़ जाते हैं और कपड़े भी जल्दी नहीं सिल पाते। वैसे मैं जिस कपड़ों के कारखाने में काम करता हूँ, उन्हें एक निपुण दर्जी की जरूरत है। अगर बढ़िया शर्ट सिल दिया तो अच्छा दाम देंगे। वह गरीब दर्जी इस अवसर को हर हाल में अपने हाथों में हासिल करना चाहता था। उसकी 5 बेटियों ने इस योजना को सुन लिया था। तभी परिणीति और हेमा कहती हैं, बाबूजी, आपकी 5 बेटी इस काम में आपका हाथ बटाएंगी। हाँ बाबूजी, अगर हमारे हाथों में सिलाई कढ़ाई का हुनर होगा तो कल को बुरे वक्त में हमें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिलाई सिखाऊंगा। इस तरह वह गरीब दर्जी बाप अपनी 5 बेटियों को सिलाई सिखाता है। सभी बड़े ही गौर के साथ बेहद कम वक्त में बारीकी के साथ सिलाई सीख लेती हैं। अब दामोदर धर्मेश के कारखाने के लिए शर्ट सिलने का काम करने लगता है, जिसमें उसकी बिटिया बढ़ चढ़कर हाथ बटाती है। तभी एक दिन दरवाजे पर एक नए चेहरे की दस्तक होती है। वो शख्स सूट बूट पहने हुए थे। जी नमस्ते, मैं धर्मेश का मालिक हूँ, यशवंत। अंदर आ सकता हूँ? जी जरूर साहब। कुछ देर बाद, ये लीजिए चाय। क्या बात है साहब, मुझ गरीब दर्जी बाप के सिले कपड़ों में कोई कमी हो गई क्या, जो आप यहाँ आए हैं? जब से आप जैसे दर्जी का हाथ मेरे कारखाने पर पड़ा है, हमारा शर्ट व्यापार 4 मीनार की बुलंदी छू रहा है। मैं तो यहाँ आपकी 2 बेटियां मांगने आया हूँ। भगवान ने मुझे लंबा चौड़ा कारोबार, बड़ा घर बार सब दिया है, बस बुरी बहू की आस है। ये सुनकर उस गरीब दर्जी बाप की आंखें भर जाती हैं और वह अपनी बड़ी बेटी बबीता और परिणीति की शादी यशवंत सहाय के घर में हो जाती है। और अपनी बेटियों को विदाई देते हुए वह गरीब दर्जी बाप बोलता है,
शायद भगवान की सोझी नजर वही खाते पर पड़ गई जो उन्हें मुझ गरीब दर्जी की मेहनत से भेंट हो गई और भगवान ने आपको भेजा। जाओ मेरी बेटियों, ये बाबुल तुम्हें दिल से दुआएं देता है कि ससुराल में तुम्हें सुखी संसार मिले। इस तरह गरीब दर्जी बाप अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देता है, मगर अभी उसके कदमों को रुकने की कहाँ इजाजत थी। एक और अभी उसकी दो बेटी का घर बसा ही था कि सर्दी की गर्दिश बयार ने उनसे उनके फूस के घर की छत छीन ली। हे भगवान, अब इस ठंड में मैं अपनी बेटियों को कैसे बचाऊं? बाबूजी, बहुत जोर का जाड़ा लग रहा है, कुछ कीजिए। चिंता मत करो बच्ची, मैं कुछ करता हूँ। उस गरीब बूढ़े दर्जी बाप ने खुद को ठंड की मार झेलकर जैसे तैसे दोबारा फूस की छत चढ़ाई। दिन बीतते गए मगर वो गरीब इस कदर अपनी मेहनत में मगन था कि उसे ठंड की कहाँ पड़ी थी। उसकी आंखों में तो बस अपनी बेटियों के घर बसने की अभिलाषा मंडरा रही थी। वह लगातार मेहनत करता गया। इस बीच कई दफा ठंड की छटा उसे छू कर गई और वह दिन भी आ गया जब अलका और हेमा के हाथ भी पीले हो। पिताजी, अपना ख्याल रखना। पिताजी, हमें गर्व है जो हम आपकी बेटी हैं। जाओ मेरी बेटियों, मगर अपने बाबुल की एक सीख हमेशा याद रखना। ये जीवन उस भ्रमित भंवरे के जैसा जिसे जीवन पर मंडराना पड़ता है, उसके पग किसी एक पुष्प पर नहीं ठहरते, इसलिए जीवन की हताशा से कभी मत हारना। इस तरह अपने दर्जी पिता के दिए सीख के दामन को थामकर अलका और हेमा भी ससुराल चली जाती हैं। उस रात उस गरीब दर्जी का घर आंगन जुगनों के जैसे रोशन था, जिसे देखकर वह खुद से बोलता है, यकीन नहीं होता कि मुझ गरीब दर्जी के बाप के कंधे बगैर सूदखोरों के कर्जदार हुए मेरी चारों बेटियों का घर बस गया। अब बस मेरी आखिरी सोन चिरैया भी अपने ससुराल चली जाए। बिल्कुल नहीं बाबूजी, आपकी छवि इस घर आंगन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आपकी आखिरी बिटिया का जीवन अपने दर्जी पिता की दहलीज के अंदर ही बीतेगा। इस तरह उस गरीब दर्जी पिता की पांचवी बेटी बेटे के प्रारूप में अपने मायके में ही रहकर अपने बूढ़े पिता के अगले सफर में उनका सारथी बनकर खड़ा उतरती है। कड़वा कथन है, मगर एक गरीब बाप अपनी बेटियों की डोली के लिए जीवन भर सूदखोर के बड़े बोझ तले दबा रह जाता है। मगर यह दामोदर का दृढ़ संकल्प ही था जो हर बार ठंड का कहर झेल कर भी उसका ठाना हुआ निश्चय नहीं टूटा।